अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं और फ़राह बिल्कुल ठीक हैं और आज फिर आप लोगों के साथ हम लोग आए हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले फ़राह, मेरे जहन में कुछ जो है वो अहम बातें घूम रही थी। अभी अभी हम ख़बरें सुन रहे थे, डकैतियों की वारदातें यार बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ओवरऑल दुनिया में अगर बात करें तो। अब इस्लामाबाद में भी रेशो बढ़ चुका है और अब तो अदाकारों के घर भी महफूज नहीं रहे। सैफ अली ख़ान को मार पड़ी और हम तो सोचते थे कि यार ये जो फिल्मों में फ़ाइट होती है तो रियल में भी वो शायद इस तरह से होती है, लेकिन रियल में सर्जरी हो जाया करती है। ऐसा ही है। तो आज रात की ये खबर है कि जी सैफ अली खान के घर में एक चोर घुसा और उस चोर से मुज़ाहमत के दौरान उन्हें जो है वो चाकू के वार जो है उन पे किए गए हैं, जिसके बायस जो है उनको कहीं ज़ख्म जो आए हैं और उस वक्त उनकी सर्जरी भी हुई है। करीना कपूर के ने भी इस हवाले से जो है वो अपना बयान दिया है कि चोर किस तरह घर में घुसा और बाकी सब चीज़ें। गार्ड्स कहाँ थे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा इन सेलिब्रिटीज़ के इर्द गिर्द गार्ड्स मौजूद होते हैं और घरों में गार्ड्स ना होना भी एक अजीब सी बात लगती है। और ऐसे अभी सुबह हमारे कैमरामैन कह रहे थे कि उनके पास तो इतना पैसा है, उन्हें तो पैसे देकर अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए थी। तो मैंने कहा वो चोर था, उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन एक बात याद ये है कि ज़ाहिर से वो इतने बड़े अदाकार हैं और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने गार्ड्स रखे होंगे, सिक्योरिटी भी रखी होगी, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए होंगे। तो सवालिया निशान तो ये है कि जब उनके ही घर महफूज नहीं जो इतने अफोर्ड कर सकते, हमने तो कोई गार्ड भी नहीं रखे हुए। तो यार अब तो सेफ्टी जो है ना वो मुश्किल लग रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा खैर, ये तो हम लाइटर नोट में बात करते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा फिक्र करने की भी ज़रूरत है कि क्यों इस तरह स्ट्रीट क्राइम तो बढ़ चुका ही है, लेकिन अब बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी इससे महफूज नहीं है। इसकी बड़ी वजह के पीछे तो सबसे बड़ी वजह यही है कि गुर्बत बहुत है, लोग अपने आप को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अभी हालिया दिनों में एक पाकिस्तान में एक चोरी हुई है जिसपे मुझे इलाका याद नहीं है, जिसमें वो जो है होटल से सारा जो है चिकन और टिक्के का सामान जो है वो चोरी करके ले गया है एक शख्स। तो देखिए, चोरियों की नोयत ज़रूर मज़ाखेज़ हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जब आप रीज़न्स देखने लगते हैं तो आपको आइडिया होता है कि लोग किस कदर मजबूर हो गए हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग चोरियाँ कर रहे हैं। कराची पहले इस हवाले से बड़ा जो है वो वनरेबल समझा जाता था कि आप बाहर ना निकलें मोबाइल लेकर। मीम्स लोग बनाते थे कि हम तो कराची वाले हैं, हम तो मोबाइल घर में इस्तेमाल करते हैं, हम तो कराची वाले हैं, हम तो बाहर ज्वेलरी नहीं पहनते। तो ये बात है कि आप देखिए कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह गुर्बत है। बहुत बड़ी वजह यह है कि चीज़ें लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। और जब भी कोई किसी माशरे में जो है इस तरह के क्राइम्स बढ़ते हैं, कुछ लोग तो आदी होते हैं, लेकिन जब आप बड़े मैग्नीट्यूड पे ये चीज़ें देखते हैं तो उसकी बड़ी वजह यही होती है कि लोग अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रहे होते, तो वो छीना झपटी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा फ़रा, मुझे ना अपने एक सीनियर की बात याद आ गई है। हमारे सीनियर हमेशा एक बात करते हैं कि यार छोटी डकैतियाँ हम छोटे लोगों से एक्सपेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो आने वाला दौर है, जो ये नफसा नफसी का जब दौर हो जैसे जैसे आ रहा है, तो इसमें जो अमीर लोग हैं ना, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, जैसे अदाकार हो गए, वो ज़्यादा खौफ में होंगे कि यार ये जो गरीब बंदा है ये कहीं मेरी दौलत पे आके कब्ज़ा ना कर ले। तो उनको ज़्यादा वो जो है ना सेफ्टी मेयर्स की भी ज़रूरत है और वो ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। तो ये भी यार, दौलत हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। अब गरीब अच्छे हैं, तभी तो कहा गया है इस्लाम में कि इत्तेदाल का रास्ता जो है वो बेहतरीन रास्ता था, कि जो आपको मिल गया है, जो अल्लाह ने आपको दे दिया है, उस अताब पर राज़ी रहना चाहिए। जो आपका नसीब है वो आप ही के पास आना है और उसने आपको मिलकर ही रहना है। और इसलिए क्योंकि किसी से छीन कर भी शायद जो है आपकी ज़रूरत पूरी वक्ती तौर पर हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसका नुकसान ही होगा और आखिरत में भी आपने जाके इसका बदला देना है। हाँ, बदला देना है। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप, ज़रूरी ये है कि आप ये सोचें कि जो आपका नसीब है, जो आपके हिस्से का रिस्क है, जो आपकी चीज़ें हैं वो छीना झपटी से नहीं ली जा सकती, बल्कि तवक्कल करना हमें सीखना होगा। तवक्कल बड़ा ज़रूरी है। अच्छा फ़रा, ये तो खैर डकैतियों की बात थी। एक और अहम मौजू जो कि बल्कि अहम ख़बर के मशरिक़ वस्ता में जो जंग चल रही थी, अब उस पर जंग बंदी का कह दिया है इसराइल ने। तो अगर अल्लाह करे कि ये वक्ती ना हो, ये यानी अच्छा इक़दाम है और अल्लाह करे कि जंग बंदी हो भी जाए। और कल हमने देखा कि गज़ा में भी मार्च किए गए, तो वजूहात क्या थी? मशरिक़ वस्ता में इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हुई, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वैसे ही ख़त्म होगी भी कि नहीं, हो सकता है कि ये वक्ती तौर पे हो, लेकिन वजूहात क्या थी कि इतने बड़े लेवल पे चले जाना? ग्रेटर इसराइल के हवाले से ये जंग थी। इसराइल जो है इर्द गिर्द की जो रियासतें हैं, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, उन पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटा सा एरिया है इसराइल के पास। और लेकिन आपको जब एक सुपर पावर की सपोर्ट हासिल होती है तो फिर इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। तो एक्सक्यूज़ मी,
छींक आ रही थी, रुक गई तो साइलेंट छींक थी वैसे, नहीं आ रही थी, रुक गई, नहीं अच्छा। रुक गई थी। तो ये है कि जब आपको किसी सुपर पावर की हिमायत हासिल हो तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अच्छा है कि एक जंग बंदी की सूरत हाल पैदा हुई है। गज़ा वालों को भी 1 साल बाद, बल्कि 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद जो है थोड़ा सा रिलीफ मिला है वहाँ पर। मौसमी सख्ती के साथ साथ जंगी सूरत हाल, कहत, फाके, बड़ी बुरी सूरत हाल थी, क्योंकि वार के जो वो नताइज होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो किसी की भी भलाई नहीं होती वॉर में। तो अच्छा ही है कि अगर हमास और जो इसराइल के दरमियान जो है वो एक मुआहदा तय पा गया है, तो इससे सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो गज़ा के लोगों को मिलेगा। लॉन्ग टर्म हो ये मुआहदा, हमारी भी यही दुआ है, ताकि अमन जो है वो कायम रहे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी ये लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि पहले भी जंग बंदी के इस तरह की चीज़ें होती रहीं, ब्रेक भी ली गई कई मुतअद्दिद मरतबा के अब ब्रेक कर ली जाए जंग में, लेकिन इस तरह कोई नताइज हासिल नहीं हुए, हमें फ्रूटफुल कुछ भी नहीं था। और गज़ा अब तकरीबन अगर नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ बचा ही क्या है, ऑलमोस्ट सब कुछ इतनी ज़्यादा अमवात हुई। और अभी भी जो है वो अब कितना अरसा होने लगेगा। हालांकि कल मैं एक फ़लस्तीनी खातून का बयान सुन रही थी, नीचे वो उसमें सब टाइटल में इंग्लिश में लिखा था, लेकिन वो अपनी फ़लस्तीनी लैंग्वेज में कह रही थी कि हम फ़लस्तीन को जो है वो दोबारा से ऐसा बनाएंगे, पहले से भी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। वो एक चैलेंजिंग लहजा था उनका। ज़रूर हमारी भी ख्वाहिश है और उनकी भी लाजमी सी ये ख्वाहिश है, लेकिन बात तो तब है कि जब इसराइल इस मामले पर जो है वो अब वाकई चुप अख्तियार करता है और कोई जो है वो नतीजा अखज़ करता है। फ़रा को बहुत ज़्यादा छींके लगने लगता है, मौसम का असर हो रहा है क्योंकि आज थोड़े बादल हैं। हाँ, बादल नहीं है बल्कि खुशहाली है। और वैसे और इस जंग में ईरान का बड़ा अहम किरदार रहा। उन्होंने जवाबी तौर पे बड़ी चीज़ें दिखाई भी और बताया भी कि भाई अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो रिटेलिएट आपको जो है वो दिखने को मिलेगा। तो ये तमाम सूरत हाल थी जो मशरिक़ वस्ता में रही, और अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि अमन की सिचुएशन होगी, लेकिन अमन अभी भी देरपा हो तो ही है। इसके साथ साथ ये भी है कि सूरत हाल असल में ये मौसम के असरात हैं जो कि फ़रा पे इफेक्ट हो रहे हैं। और आज फ़रा में तो मैं कहूँगी कि यार कोई दवाई ले लेना, ये ना हो कि नहीं, दरअसल बहुत टाइम से खुशहाली है, बारिशें नहीं हुई हैं। 2 महीने हो गए तकरीबन, और ये अच्छी दिसंबर पूरा का पूरा हमने इसी तरह गुजारा। जनवरी भी हाफ गुजर चुका है। इसके साथ साथ आपको मौसम में खुश्की का एहसास तो बढ़ ही गया है, लेकिन गर्द और धूल की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो नासाजगार है उन लोगों के लिए जिन्हें पहले ही एलर्जी होती है। आज सुबह ही मैं अपने हम टीवी के लिए एक स्टोरी करी थी कि खुश्क साली से शहर इक़्तिदार के जो क्लाइमेट पर क्या फ़र्क पड़ा है, उसकी खूबसूरती पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पौधे जो है वो इस वक्त गर्द से अटे पड़े हैं। जगह जगह आप देखेंगे तो खुश्क पत्तों की भरमार है, क्योंकि ख़िज़ा का मौसम है, मौसम में खुश्की के असरात ज़्यादा हैं। तो बारिश ना होने की वजह से नमी तकरीबन हवा में ख़त्म ही हो चुकी है। तो जो सांस के पेशेंट्स हैं, जो दमा वगैरह या एलर्जी के पेशेंट्स हैं, तो उनकी तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये बात है कि जो लोग नहीं भी इस तरह की बड़ी बीमारियों से मुतासरा लोग, उसके अलावा भी जो लोग हैं वो भी इन मौसमी बीमारियों की जो है वो शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि एक तरफ तो गज़ा में जंग बंदी हो गई है, ये एक अच्छी बात है। ये देरपा हो, दोनों तरफ से जो है मुआहदे की पाबंदी की जाए ताकि मज़ीद लोगों की जान जाने से बचाई जा सके। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो हम दुआ करते हैं कि बारिशें हों, ताकि पानी के रिजर्व्स जो है वो बड़े कम हो चुके हैं। रावल डैम जो है इस्लामाबाद में वो उसकी पानी सतह पे के करीब आ गया है पानी बिल्कुल, क्योंकि इससे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बड़े इलाके को पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो कुछ ही अगर 1-2 हफ्ते में बारिशें नहीं होती तो हो सकता है कि हमें भी पानी की जो किल्लत का सामना करना पड़े, क्योंकि बड़े इलाके पर इस्लामाबाद के भी काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर पानी की शॉर्टेज का सामना है। हम लोग तो मंगवाते ही टैंकर। रावलपिंडी के भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन यह है कि बारिशें होना बड़ा ज़रूरी है, न सिर्फ मौसमी बीमारियों के खात्मे के लिए बल्कि पानी की जो किल्लत पैदा हो रही है उसको दूर करने के लिए भी। बिल्कुल जिस सिम जा रहा है, बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है तेज़ बारिशों की। कोई हल्की बूंदाबांदी से काम नहीं चलेगा। और आए रोज़ हम देखते हैं यार बादल तो आते हैं लेकिन बरसे बगैर ही चले जाते हैं। और उसमें और ये जो सर्दी है ज़्यादा इरिटेट करती है, जो बारिश के बगैर वाली सर्दी है। अभी मैंने 2 चीज़ें पहनी हुई हैं, फिर भी आज मुझे बहुत ठंड लग रही है। इसकी वजह ये नहीं है कि शायद, इसकी वजह ये है कि क्लाइमेट हो ही ख़राब गया है। अब हमें कभी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है और कल मुझे बिल्कुल नॉर्मल मौसम लग रहा है जैसे बाहर का मौसम हो। तो ये ऐसा ही है कि जब धूप निकलती है तो ऐसा लगता है कि आप प्योर वो गर्मी वाले मौसम में मार्च अप्रैल में चले गए हैं, और जैसे ही धूप के बाद ये बादलों वाला मौसम आता है तो आपको ज़्यादा ठंड लगने लगती है। अभी एकदम अभी वीलॉग के दौरान ही आपने 2 मौसम देखे होंगे कि
جب ہم کھڑے ہوئے تھے تب سورج موجود تھا اور ابھی جو ہے سورج بادلوں کی اور میں کیا چلا کہتے گیا. ہیں ہم لوگ اپنے دھوپ چھاؤں کا نہیں ہم اپنے بیپر میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سورج اور بادلوں کے آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. تو آنکھ مچولی ابھی بھی آپ نے دیکھی ہوگی. تو یہ آنکھ مچولی جو ہے یہ جاری رہتی ہے. نہ صرف ایک دن اگر صبح میں بتاتی ہوں, صبح جب ہم کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں تو آفس جانے کے لیے نا پہلے باہر دیکھ کر آتے ہیں کہ باہر موسم کیسا ہے, تو اس حساب سے کپڑے پہن کے آج ٹھیک ہے ڈریس نکال کے پہلے. تو یہ دونوں ہی عجیب سے موسم میں ہم وہ کر رہے ہیں اس بار ایکسپیرینس کیا جی. زیادہ گرمی بھی نہیں ہو رہی, زیادہ سردی بھی نہیں ہو رہی, بس گزارا چل رہا ہے. اچھا فرا, کیلیفورنیا میں جو آگ لگی ہوئی تھی, سنا ہے کہ ابھی تک وہاں پر جو ہے وہ کرٹیکل سچویشن ہے, اور اولمپک کا کوئی ایونٹ ہونے والا تھا. وہ لازمی سی بات ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ فی الحال تو اس کو ایڈجنمنٹ کی طرف جا رہا ہے, پوسٹ پون بلکہ ہو رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب وہاں کوئی ایونٹ ہو سکے گا جب تک یہ جو آگ ہے اس کو مکمل طور پہ قابو نہیں کر لیا جاتا. آگ کے ساتھ ساتھ برفانی طوفان کا بھی تو سامنے ہے. دونوں طرف ہی جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ موسمی برف باری جو شدید طوفان آیا ہوا جس سے اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں, تو دوسری طرف آگ ہے. آگ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج تقریباً 8واں روز ہے اور آگ جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے دیگر علاقوں تک. اور ابھی تو وہ پنک اسپرے بھی کیا گیا ہے تاکہ آگ کی جو پھیلاؤ ہے اسے روکا جا سکے. لیکن تاحال تو اس حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی ہے. لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک امریکہ سے کوئی اچھی, تو امریکہ ویسے بھی انگیج ہے اس وقت, اس کے سارے ریسورسز آگ بجھانے کی طرف, اور دوسری طرف جو برفانی طوفان آیا ہے وہاں سے لوگوں کو, متاثرہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کی طرف. تو مشکل ہے چیزیں کرنا. لیکن یہ ہے کہ اگر ایونٹ منسوخ بھی ہوتا ہے تو وہ کہیں منسوخ نہ بھی ہوا, اگر پوسٹ پون بھی ہوتا ہے تو اگر حالات بہتر ہوئیں گے تو وہیں ہو جائے گا. نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسے کہیں اور بھی کیا جا سکتا ہے. کھیلوں کے ایونٹس تو کہیں پر بھی کیے جا سکتے ہیں. اچھا ہوسٹ ہونے کی ضرورت ہے کہیں پر بھی. کھیل کے دیوانے کہیں بس یہ ہے کہ وہی والی بات جو ہم نے پچھلی بلاگ میں کہی تھی کہ یار امریکہ پھر بھی کنٹرول کر گیا ہے سچویشن, اپنی اتنی ورسٹ سچویشن, حالانکہ بجلی منقطع ہے سارا, وہ پھر بھی کنٹرول. لیکن اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہم تو بالکل ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں ٹھنڈی ہوائیں, اب تیسرا موسم آ گیا, دیکھیں ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو بالکل اسلام آباد کا موسم انپریڈکٹیبل ہے, بالکل انپریڈکٹیبل ہے. اور جب یہاں کا موسم نارمل ہوا کرتا تھا تو تب یہ اس کی تب انپریڈکٹیبل کچھ اس طرح سے تھا کہ بارشیں ہویا کرتی تھی تو اچھا رہتا تھا. لیکن اب انپریڈکٹیبل اس طرح سے ہے کہ اب دھوپ آ جاتی ہے, پھر ہوا چلنے لگتی ہے, پھر ہم پہلے کوٹ اتارتے ہیں, پھر کبھی پہن لیتے ہیں. تو اب اس طرح والا بس یہ والا موسم ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب سردی, صبح سردی ہے تو شام کو صبح گرمی ہے, دن کے وقت جو ہے وہ پھر کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی. ابھی دیکھ لیں ایک ویلاگ کے دوران پہلے دھوپ تھی, اب ہمارا ٹرائیپوڈ بھی ہل رہا ہے, ہمارا ٹرائیپوڈ بھی ہوا سے ہل رہا ہے. ہوا کافی تیز ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس ویکینڈ پہ بارشیں ہوں گی. اللہ کرے بارشیں ہوں تاکہ موسمی بیماریوں سے نجات مل سکے. اور دنیا میں جہاں بھی کوئی انتشار ہے, کوئی جنگ ہے, کوئی بھی چیزیں ہیں, تو ایک جگہ سے تو اچھی خبر آ گئی ہے. اب اللہ کرے اس قدرتی آفت جو آگ آئی ہوئی ہے اس سے بھی لوگوں کو ریلیف ملے. اور بس ہم تو سب کے لیے سب لوگ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, سب لوگ ہی ایکسپیکٹ, میں تو سب کا یہ کہہ رہی ہوں کہ سب لوگ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب کے ساتھ اچھا ہی ہو. برائی کسی نے بھی نہیں چاہیے ہوتی, لیکن آپ کے نصیب کی تکلیف بھی آپ کو ملتی رہتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ ہی دوستو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ جدھر جیسے کہ فرح نے کہا کہ کہیں انتشار ہے, کہیں اس طرح کی صورتحال ہے, تو ہم تو کوشش کرتے ہیں, ہماری تو دعا ہے. ٹھیک ہے, ہم ایسی نشانیوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ حقیقت ہیں, ہم ان سے انکاری نہیں ہے کہ قیامت قریب ہوگی تو یہ تمام چیزیں ہوں گی. لیکن اس کے باوجود ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہے, کوئی ورس سچویشن ہے, تو اللہ کرے کہ وہ نہ ہو, وہ ختم ہو جائے. اور جنگ بندی کا اگر جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی دیر پا ہو, اللہ کرے کہ وہ دوبارہ جنگ شروع ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح ختم ہو جائے, اور فلسطین بھی دوبارہ سے وہاں پر کچھ اپنے ترقیاتی کام کرے. تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں, اور امریکہ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ وہاں بھی جو طوفان ہے تو وہ بھی تھم جائے, آگ بھی تھم جائے. تو ہم سب کے لیے یہی کہتے ہیں کہ یار امن ہو, اور اسی کے ساتھ ہی بارشوں کی دعا آپ بھی کریں, ہم بھی کرتے ہیں. اور مجھے اور فرح کو اجازت دیں. اللہ حافظ.